हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर जो अपना था उसके अंदर अपन ने बात की थी बेटा नॉर्मल बेसिक बायोलॉजी की, ठीक है ना। और अभी स्टार्ट करेंगे अपन अपना चैप्टर या अपनी यूनिट अपन बोल सकते हैं एनिमल टिश्यू या फिर जंतु ऊतक, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें बेटा एनिमल टिश्यू के बारे में आपको बता दूं कि एनिमल टिश्यू से आपके जो नीट यूजी का एग्जाम्पल होता है उससे लगभग 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे और लगभग हर साल वो दोनों क्वेश्चन आपकी जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है उसमें से ही उठा लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के मेन तो एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी को समझने के लिए अपने को थोड़ा सा उससे ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, उनको आप ध्यान में रखते रहना, उनको नोट करते रहना, उससे आपकी एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगी और पीएमटी का एक भी क्वेश्चन या नीट यूजी जो कहते हैं अपन उसका एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए, तो एनिमल टिश्यू होता क्या है। एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू होता क्या है, इसकी बात मैं आपसे लास्ट लेक्चर के अंदर कर भी चुका हूं कि ये कुछ नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सेम फंक्शनिंग सेल्स है, या फिर मैं बोलूं एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, इसको ही अपन क्या कह देते हैं बेटा, इसको अपन बोल देते हैं एनिमल टिश्यू, ठीक है ना। चलिए, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि एनिमल टिश्यू की असली मीनिंग क्या है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था कि जो एनिमल टिश्यू होंगे वो टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम मिलके बॉडी हमारे लिए यहाँ पे बना देंगे। तो एनिमल टिश्यू की जनरल अपन कह सकते हैं ये डेफिनेशन हमारे पास हो जाती है। अब देखो, मैं एक चीज और बोलूंगा आपको कि स्टडी ऑफ टिश्यू या फिर हिंदी में बोलेंगे ऊतक का अध्ययन, हमारे लिए इसके लिए जो टर्म दी जाती है वो क्या है बेटा, हिस्टोलॉजी। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ये आपके स्टडी हो जाएगी किसकी, एनिमल टिश्यू की, ठीक है ना। ये जनरल चीजें हमारे लिए यहाँ पे हो जाती है। अब देखो बेटा क्या है, एनिमल टिश्यू जो आपके एनसीईआरटी में नाम दे रखा है वो दे रखा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना, ऑफ एनिमल्स, ऐसे करके अपना नाम है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे अपन को एक चीज और एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। जो एक्सप्लेन करनी है वो क्या चीज है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, या फिर मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा, एक छोटी सी हेडिंग डाल देना आप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हेडिंग डालोगे, जो पूरे के पूरे एनिमल किंगडम है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, उनका अपन क्या देखेंगे, उनका अपन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, ठीक है ना। उनके शरीर का हम क्या देखेंगे, संगठन। क्या देखेंगे बेटा, उनके शरीर का संगठन में देखेंगे, उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अब ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है पहले तो अपने को ये समझना है, उसके बाद अपन इसमें देखेंगे कौन से इसके अंदर क्या ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। देखो, आपको मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं। हमारे पास आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग, हमारे पास आर.एच. विटेकर एक साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या दिया है हमारे लिए, 5 किंगडम सिस्टम दिया है। हमें क्या दिया उन्होंने बेटा, 5 किंगडम सिस्टम हमें उन्होंने दिया है। और 5 किंगडम सिस्टम के अंदर पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है फंजाई, चौथा किंगडम है प्लांटी और पांचवा किंगडम है एनिमेलिया, ठीक है।
इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल को उन्होंने रख दिया और इन चारों के अंदर किसको रखा, यूकैरियोटिक सेल्स को रखा। ये अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, पूरा जीव जगत जो आएगा, ठीक है ना, लिविंग वर्ल्ड जो आएगा उसके अंदर अपन पूरा पढ़ते हैं। अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जो एनिमेलिया किंगडम है उसके सारे मेंबर्स का अपन क्या देखेंगे एक बार। जो एनिमल किंगडम है वो भी अपना एक अलग से चैप्टर है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी एनिमल किंगडम, अरे जूलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी क्या है फाइलम है उनके अंदर अपन देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या मिलता है, ठीक है ना। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेटा हमारे पास जो होता है उसके टाइप में लिख रहा हूं, प्रोटोप्लाज्मिक, अभी आपको इसका मतलब भी समझ में आएगा, एक बार ये लिखते हैं, ये नोट करो, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या जीव द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन। अगला आएगा अपना प्रोटोप्लाज्म के बाद सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन। सेल्यूलर के बाद आएगा टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन। टिश्यू के बाद आएगा बेटा ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर अंग स्तर का शारीरिक संगठन। और अंग के बाद आएगा ऑर्गन सिस्टम या फिर अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। ये अपने पास क्या है बेटा, 4 टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सॉरी 1 2 3 4 और 5 टाइप के क्या हो जाते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखो बेटा, इसका मतलब होता है कि जो किसी एक कोई ऑर्गेनिज्म था, कोई एनिमल किंगडम का मेंबर था, उसके बॉडी के या फिर उसका जो पूरा बॉडी है, उसका शरीर है, उसके शरीर के सारे फंक्शन वो किसके अंदर रहे, उसके सारे फंक्शन एक प्रोटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं या एक सेल के अंदर हो रहे हैं, सॉरी अलग अलग सेल के अंदर हो रहे हैं या अलग अलग टिश्यू के अंदर हो रहे हैं या अलग अलग ऑर्गन के अंदर हो रहे हैं या फिर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के अंदर हो रहे हैं, उसके बेस पे अपन ने क्या बना दिए, ये 5 टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बना दिए हैं। आपको एक चीज समझनी होगी, मैं यहाँ पे इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं, इसको आप नोट कर लेना, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे जो चीज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं वो क्या है बेटा, वो अपनी बात है कि ये सिंगल सेल्यूलर या फिर जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होंगे, यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे या फिर एक कोशिकीय जो जीव होंगे, जो एक कोशिकीय जीव होंगे उनके अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, प्रोटोप्लाज्मिक। और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है पहले अपने को ये समझना होगा। ये हो गई एक सेल, ये हो गया सेल का न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है ना। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, दोनों मिलके बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। मतलब एक ही सेल है और सारे के सारे जो एक ऑर्गेनिज्म के फंक्शन है, एक जीव के जो कार्य है वो सारे के सारे किसमें हो रहे, एक ही सेल के पूरे प्रोटोप्लाज्म में सारे काम उसके हो गए, ठीक है ना। मतलब एक ही सेल, यूनिसेल्यूलर वाला ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल उसकी बॉडी है, वही उसका टिश्यू है, वही उसका सब कुछ है। मतलब एक सेल के बाद तो उसके अंदर कोई आया ही नहीं, ऐसा नहीं कि अलग अलग सेल के अंदर सारे काम हो रहे हैं, उसके सारे काम किसके अंदर हो रहे हैं, एक ही सेल के अंदर हो रहे हैं, मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं। ऐसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, सॉरी प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। मिलता किसके अंदर है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है। और ऐसा एनिमल कौन सा है, ऐसा एनिमल है प्रोटोजोआ। वैसे तो आरएच विटेकर इसको प्रोटिस्टा में रखता है, लेकिन
जो अपना पुराना क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर इसकी स्टडी अपन कैसे करते हैं, एनिमल किंगडम में करते हैं। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं बेटा, यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिका होती है, और उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। अब बात करें सेल्यूलर, मतलब सीधी सी बात है, होगा तो ये मल्टी सेल्यूलर के अंदर ही, ये सब यूनिसेल्युलर के अंदर था। और इसके अंदर जो बेटा सॉरी, जो फंक्शंस आर डिवाइडेड इन सेल्स, मतलब इनमें कार्य का विभाजन जो था, जो फंक्शन डिवाइड हो रहा था वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा था, और इसके अंदर जो फंक्शंस का जो विभाजन हुआ है, ठीक है ना, जो कार्य बटे, मतलब एक कोई सेल है वो डाइजेशन का काम कर रही है, एक कोई सेल है वो एक्सक्रीशन का काम कर रही है, दूसरी सेल किसी दूसरा काम कर रही है, ठीक है ना, कोई सेल रिप्रोडक्शन का काम कर रही है, कोई सेल ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियंत्रण का काम कर रही है। तो कुल मिला के इसके अंदर बहुत सारी सेल है और हर सेल अपना अलग अलग काम कर रही है, ठीक है ना। हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, हमारे अंदर जो अलग अलग काम करते हैं वो कौन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम करते हैं। मतलब डाइजेशन पूरा का पूरा किसमें होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा। एक्सक्रीशन पूरा का पूरा कौन करेगा, एक्सक्रीटिव सिस्टम करेगा। नर्वस कंट्रोल का काम कौन करेगा, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम करेगा। तो कुल मिला के हम तो पूरे सिस्टम पे आ चुके हैं। ये जो लोअर मेंबर्स है ना, अपन एनिमल किंगडम के चलो मेंबर लिख ही लेते हैं यार। जो एनिमल किंगडम है उसके मेंबर आप लिख लेना एक बार, उससे आपके अच्छे समझ में आएगा। पहला मेंबर होता है बेटा प्रोटोजोआ, पहला मेंबर हो गया प्रोटोजोआ, दूसरा मेंबर हो गया कोरीफेरा, तीसरा मेंबर हो गया सीलेंट्रेटा, चौथा मेंबर हो गया टीनोफोरा, पांचवा मेंबर हो गया आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज, छठवां मेंबर हो गया आपका, छठवां फाइलम बोलेंगे अपन एस्केहेल्मिन्थीज। में आपको आगे पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा जब एनिमल किंगडम, तो पूछूंगा मैंने कौन कौन से फाइलम बताए थे एनिमल किंगडम के, ये क्या है, सारे के सारे फाइलम है। आपसे पूछूंगा मैं, याद रखना कि फाइलम कौन कौन से बताए थे। एस्केहेल्मिन्थीज हो गया, उसके बाद एनेलिडा हो गया, एनेलिडा के बाद में कौन हो गया बेटा, आर्थ्रोपोडा हो गया, आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्का हो गया, मोलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा हो गया, इकाइनोडर्मेटा के बाद में हेमिकोडेटा हो गया, और हेमिकोडेटा के बाद में कोडेटा हो गया। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास किंगडम हो जाते हैं, सॉरी फाइलम हो जाते हैं 12 फाइलम, किसके, एनिमल किंगडम के। किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होते हैं, तो ये अपने पास 12 फाइलम है, और यही अपना एनिमल किंगडम है, यही जूलॉजी है, ठीक है, यही अपने को यहाँ पे पढ़ना है सारा का सारा। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि प्रोटोजोआ के अंदर तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेल्यूलर मतलब काम इसका किसमें बटा हुआ है, एक ही सेल में, इसका अलग अलग सेल में। तो ये किसके अंदर मिलता है बेटा, कोरीफेरा के अंदर, ठीक है ना, ये किसके अंदर मिलता है, कोरीफेरा जो सेकंड है, ठीक है ना। जो टिश्यू इसमें बताओ, ये भी मल्टी सेल्यूलर में होगा कि नहीं होगा, ये भी मल्टी सेल्यूलर में होगा, और इसके अंदर जो फंक्शंस आर डिवाइडेड बिटवीन टिश्यूज, जो कार्य विभाजन है, जो काम बटा हुआ है, वो फंक्शंस किसके बीच में बटे हुए हैं बेटा, किसके बीच में बटे हुए हैं, ये फंक्शंस बटे हुए हैं हमारे यहाँ पे टिश्यू के बीच में, ठीक है ना, क्लियर है। मतलब इसमें ऑर्गन बनेगा, इसमें तो टिश्यू ही नहीं बना, इसमें टिश्यू ही नहीं बना, इसमें ऑर्गन ही नहीं बना, ठीक है ना, इस वाले में ऑर्गन ही नहीं बना, सारा काम किसने बांट लिया, टिश्यू जो थे उन्होंने बांट लिया। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सारा काम किसने बांट लिया, ऑर्गन्स ने बांट लिया। देखो बेटा जो टिश्यू में, ये इसका एग्जांपल लिखना भूल गया मैं, इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, इसके एग्जांपल हो जाएंगे सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है ना, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये दोनों कौन से हो गए बेटा, टिश्यू वाले, कौन हो गए, टिश्यू वाले। अगला है ऑर्गन,
ऑर्गन वाला मिलता है बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज में। किसमें मिलता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में मिलता है। और ऑर्गन सिस्टम वाला ये अपन कह सकते हैं एसके हेल्मिन्थीज, और उसके बाद के जो सारे के सारे फाइलम है उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम। तो प्रोटोजोआ के अंदर तो प्रोटोप्लाज्मिक, पोरीफेरा के अंदर सेल्यूलर, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर टिश्यू, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर ऑर्गन, और एस के हेल्मिन्थीज से लेके कॉर्डेटा तक क्या मिलेगा बेटा? ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये पूरा अपना एक टॉपिक हो गया किसका बेटा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर शारीरिक संगठन का हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? समझ में आ गया होगा, क्लियर है? मिटा रहा हूं मैं इसको, ये सारी चीजें अपने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो गए। चलिए अब अगला जो अपना टॉपिक है, अब प्रॉपर एनिमल टिश्यू पे आ जाते हैं। अब लिखेंगे अपन टाइप ऑफ टिश्यू या फिर ऊतक के प्रकार। टाइप ऑफ टिश्यू या फिर ऊतक के प्रकार, ये अपना टॉपिक होगा। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि एनिमल टिश्यू है वो कितने टाइप के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। और ये चारों के चारों अपने को पढ़ने, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो टिश्यू होता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू या फिर उपकला ऊतक। इसका दूसरा नाम होता है बेटा एपिथीलियम। इसको अपन सिंपल क्या बोल देते हैं? एपिथीलियम। सेकंड जो टिश्यू आता है वो है अपने पास कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक। अगला जो टिश्यू आता है अपने पास वो है बेटा मस्कुलर टिश्यू या फिर पेशीय ऊतक, ठीक है? और लास्ट जो टिश्यू होता है अपने पास वो है नर्वस टिश्यू या फिर हिंदी में बोले तो तंत्रिका ऊतक, ठीक है? तो ये 4 टाइप के अपने पास क्या है? टिश्यू है। ये अपने को चारों के चारों पढ़ते हैं। चारों के चारों टॉपिक जब अपन पढ़ लेंगे तो अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। कौन सा? एनिमल टिश्यू, ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन में से क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? उपकला ऊतक या एपिथेलियम पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है एपिथेलियल टिश्यू का वो सबसे बड़ा टॉपिक है बाकी से कंपेयर करें तो, ठीक है ना? सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा हो जाएगा अपना? एपिथेलियल टिश्यू। तो एक बार रफ कर रहा हूं मैं। चलिए तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं। अब सबसे पहले अपना कौन सा बेटा? अपना टिश्यू हो जाएगा 1 नंबर पे। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है? या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं? सिंपल एपिथेलियम कह सकते हैं, या इसको अपन कह सकते हैं उपकला ऊतक। ये अपना हो जाएगा पहला टिश्यू। देखो एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि एक्चुअल में एपिथेलियल टिश्यू है क्या, ठीक है ना? जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे और अगला टॉपिक जो अपना आएगा एपिथेलियल टिश्यू का वो आएगा एपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन के ऊपर कि ये कितने टाइप का हो सकता है, कितने प्रकार का हो सकता है, इसके प्रकार अपन पढ़ेंगे। बोल बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे पक थोड़ी रहे हो, ध्यान दे लो चीजों को, है ना? एकदम बढ़िया टॉपिक है, मजा आ जाएगा। आप जो मैं बता रहा हूं उसको एकदम याद कर लो,
खोपड़ी में बैठा लो, खोपड़ी में चीज बैठ गई ना एक बार, समझ में आ गया ना, तो ये दिक्कत नहीं आनी। और आपका यही रहा कि यार क्या पक रहे हैं बायोलॉजी, ये वो याद नहीं होती, सब याद होगा। धैर्य के साथ काम लें, धैर्य के साथ आप इस चीज को याद करें, पढ़ें, समझें चीज को। देखो एक तो होता है रटना, आपके सामने कोई किताब रख दी कि भैया इसको रट ले, रटा नहीं जाएगा कभी, गारंटी दे रहा हूं, रट लोगे कल भूल जाओगे। चीज को आप उसको अंडरस्टैंड करो कि यार ये सामने वाली कोई चीज किसी ने तो लिखी होगी ना, किसी ने तो सबसे पहले बनाई होगी ना, किसी ने तो सबसे पहले देखी होगी, तो उसने ऐसा इसके बारे में क्या सोचा होगा, इसको कैसे देखा होगा, कैसे इसके बारे में क्या किया होगा, ठीक है ना। और ये कहना क्या चाह रहा है सामने वाला, इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, क्यों इसको हमें पढ़ाया जा रहा है, इस चीज को सोच के आप चीज को देखोगे तो आपके दिमाग में बैठेगी। और आप वो भूल ही नहीं सकते अगर आपने इसको प्रैक्टिकली दिमाग में बिठाने की कोशिश की तो। प्रैक्टिकली का मतलब आप टिश्यू रटते आए हो कि सेम फंक्शनिंग सेल जो होती है उनका ग्रुप होता है, उसको अपन टिश्यू कहते हैं, रट लिया। लेकिन उसको आपने समझ लिया कि टिश्यू, इसको अपन ने बोला क्यों, एक जैसी काम करने वाली सेल्स को क्यों बोला, अलग अलग काम करने वाली सेल्स को अपन एनिमल टिश्यू क्यों नहीं बोल दिया। अरे एक बात बताओ, एक तो मेरे स्किन की टिश्यू हो गया ये एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना, और अंदर चला गया मैं एक स्टोमक में, दोनों भाई अलग अलग हो गए ना, दोनों सेल्स के फंक्शन अलग अलग हो गया। यहाँ की सेल्स और वहां की सेल्स सेम हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो क्या एक जैसा टिश्यू हो सकता है इनका ग्रुप में, बोलूं स्टोमक की सेल्स का ग्रुप, स्टोमक की सेल और मेरे गाल की सेल्स का जो ग्रुप है उसको मैं टिश्यू कह दूं तो कह सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं कह सकता। मैं स्टोमक की भी जो एक जैसी सेल्स होंगी उनके ग्रुप को टिश्यू कहूंगा, या यहाँ की जो एक जैसी सेल्स होंगी उनके ग्रुप को टिश्यू कहूंगा, ठीक है। तो इस चीज को समझो आप। तो एपिथेलियल का मतलब अपन देखें, देखो इसका अपन वही सबसे पहले संधि विच्छेद कर लेते, एपी प्लस थीलिया, इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे बेटा अपन, एपी प्लस थीलिया। एपी का मतलब होता है यहाँ पे अपॉन, ठीक है। थीलिया का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रोथ। अपॉन का मतलब आप समझते हो ऊपर, ग्रोथ मतलब वृद्धि। ये चीज हमें क्या एक्सप्लेन करती है कि ये जो टिश्यू होगा एपिथेलियल टिश्यू, ये किसी चीज के ऊपर ग्रोथ करेगा। क्या करेगा बेटा, ये किसी चीज के, या मैं बोलूं किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ये ग्रोथ करेगा, मतलब ये सबसे ऊपर होगा। सीधी सी बात है भाई, जब ये अपन कह रहे हैं कि एपी मतलब अपॉन, अपॉन मतलब सबसे ऊपर वाला जो टिश्यू है या सबसे अंदर वाला जो टिश्यू है ना, वही तो किसी अंदर वाली चीज के ऊपर ग्रोथ कर सकता है। सबसे अंदर वाला होगा मान लो, वो भी अंदर वाली चीज के ऊपर ग्रोथ करेगा। सबसे बाहर वाला जो है ये भी अंदर वाली चीजों के ऊपर ग्रोथ कर रहा है, तो इसका मतलब है अपॉन ग्रोथ, मतलब कह सकते हैं इट प्रेजेंट अपॉन द अदर टिश्यू। और ये टिश्यू कौन सा होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना ये कहां प्रेजेंट होता है बेटा, ये दूसरे टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये दूसरा टिश्यू कौन सा है, संयोजी ऊतक। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये दूसरे टिश्यू, दूसरे ऊतक के ऊपर प्रेजेंट होगा। और अपने पास जो दूसरा ऊतक है, दूसरा टिश्यू है, वो कौन सा है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। हमेशा जो एपिथेलियम है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होता है। चलिए इसके बारे में मैं दूसरी बात लिखूं। दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात है कि इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स इज वेरी लेस, या हिंदी में लिखूंगा कि अंतर कोशिकीय आधात्री बहुत कम होती है, ठीक है। इसके अंदर जो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होगी वो बेटा क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है ना। अब इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, देखो ये एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई, ठीक है ना।
ये दूसरी सेल हो गई, ये तीसरी सेल हो गई, ये चौथी सेल हो गई। कुल मिला के इसकी जो सेल्स है बेटा, ध्यान देना मेरी बात पे, इसकी जो सेल्स है देखो आपस में एकदम बहुत ज्यादा क्लोज होती है, ऐसा दूसरे टिश्यू में नहीं होता। ध्यान दो मेरी बात पे, इस टिश्यू के अंदर जो इसकी सेल्स है, इसकी कोशिकाएं हैं, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होती है। और जब सेल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो गई, अटैच्ड हो गई, तो उनके बीच में कोई चीज होगी क्या? अरे भैया यहां तो एकदम क्लोज आ गई चीजें, एक दूसरे से जुड़ गई, तो इनके बीच में दूसरा कोई नहीं आ सकता। दूसरा मतलब इनके बीच में क्या है, यहां पे जो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो चीज भरी होती है ना, इन सेल्स के बीच में या दो सेल्स के बीच में जो भी चीज भरी होगी, इस वाले स्पेस में कोई भी चीज भरी हुई है, इस भरी हुई चीज को अपन क्या बोलते हैं, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स या फिर अंतरकोशिकीय आधात्री बोलते हैं। और इस टिश्यू के अंदर जो अंतरकोशिकीय आधात्री है, जो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स है, वो क्या होगा, बहुत कम होगा, वेरी लेस होगा, क्योंकि इन सेल्स ने जगह ही नहीं छोड़ी, इन सेल्स ने जगह ही नहीं छोड़ी किसी चीज के लिए। क्लियर है? तो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इनके अंदर बहुत कम हो जाएगा, ये चीज आप याद रखना। अब मुझे एक चीज बताओ, जब इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स बहुत कम हो गया, अंतरकोशिकीय आधात्री इनके अंदर क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है। कम है कि नहीं भाई? ठीक है ना? अब ये कम होने की वजह से क्यों कम है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस नहीं है। मतलब यहाँ पे स्पेस क्या होती है, सेल्स के बीच में बहुत कम है, लिख दूं स्पेस बिटवीन सेल्स इज वेरी लेस, या फिर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एब्सेंट। हिंदी में लिख लेना, कोशिकाओं के बीच का जो स्पेस या फिर मैं बोलूं अंतराल है, वो क्या होता है, बहुत कम या होता ही नहीं है। इस वजह से अब कोई ब्लड वेसल इसके अंदर चल पाएगी क्या? ध्यान देना, इसके अंदर कोई जो अपनी जो एपिथेलियल टिश्यू है, जैसे स्किन को ले लो, स्किन एपिथेलियल टिश्यू में आता है, इसके अंदर कोई ब्लड वेसल या लिम्फेटिक वेसल, लसिका वाहिनी, कोई भी रक्त जो वाहिनी होती है ब्लड वेसल से, वो अंदर जा पाएंगे क्या? नहीं। तो इसके अंदर क्या है बेटा, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, यहां मैं लिख लू ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है। इसके अंदर क्या है बेटा, कोई भी ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होगी। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन कूद रहा होगा, एक क्वेश्चन कूद रहा होगा कि सर जी, कि ए मास्टर, अरे ओ मास्टर, तू मेरी बात सुन, तू मेरे को एक बात बता यार, तू ये बकवास किया जा रहा है कि ब्लड वेसल ही नहीं होती। अरे दिमाग लेके आया है रे मास्टर इधर क्लास में कि घर ही छोड़ के आ गया? अरे भैया लाया हूं, ऐसे क्या नाराज हो रहे हो, दिमाग भी लाया हूं, सब कुछ लाया हूं। यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि स्पेस ही नहीं है, तो ब्लड वेसल कहां से आएगी? इसके अंदर ब्लड वेसल एंटर ही नहीं कर पाएगी। इसके अंदर कोई ब्लड वेसल एंटर कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। कोई ब्लड वेसल घुस ही नहीं पाएगी, तो ब्लड वेसल कहां से होगी? अब तुम सोच रहे होगे, है चल मान ली तेरी बात की ब्लड वेसल नहीं है। एक बात बताइए, खाना पीना कहां से मिलेगा? क्योंकि हर सेल को खाना, हर सेल को फूड, पोषण, न्यूट्रिशन कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। अरे ब्लड ही तो ग्लूकोज दे के आता है। अभी अब वो जो अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने किधर पढ़ा था, वहां पे सेल के लिए देखा था, है ना, सेल के अंदर जो एनर्जी बनती है, ग्लूकोज भी ब्लड लेके आता है, ऑक्सीजन भी ब्लड लेके आता है वहां पे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ब्लड वेसल है ही नहीं, मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल नहीं आएगी, तो ब्लड कहां से आएगा? इसे खाना पीना तो चाहिएगा, लिविंग सेल है, लिविंग सेल है तो इसको न्यूट्रिशन भी चाहिएगा। तो याद रखना ब्लड वेसल्स तो एब्सेंट है, लेकिन इसे लिखो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, है ना, जो पोषण है, पोषण संयोजी ऊतक द्वारा
प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। कुल मिला के अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि ये मान लो एक एपिथेलियल टिश्यू था, ये क्या थी, एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हो गई। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे जरूर होती है, इसके नीचे मैं बताऊंगा बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके नीचे ये क्या प्रेजेंट होता है, ये पूरा क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, देखो ये अपना जो है ये क्या है, ये हो गया अपना एपिथीलियम, उपकला ऊतक। ठीक है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई। ठीक है, ये वाली जो चीज है, ये यहाँ पे जो मैंने एक मेम्ब्रेन बनाई है, जो मैंने अभी इसको रेड कलर दे दिया है, इस मेम्ब्रेन को अपन कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। याद रखना, बेसमेंट मेम्ब्रेन की भी 2 लेयर होती है, लेकिन अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना। अपने को याद रखना है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो एपिथेलियम है, इसके जस्ट नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको अपन क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कौन सा टिश्यू होगा बेटा, याद रखना, हमेशा और हमेशा कौन सा टिश्यू उपस्थित होता है, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक। ठीक है, हो सकता है इसके ऊपर और कोई लेयर भी प्रेजेंट हो, इसकी सेल्स की लेयर दूसरी भी तो हो सकती है यहाँ पे, वो अलग बात है। इसके ऊपर जो भी टिश्यू होगा वो कौन सा होगा बेटा, वो एपिथेलियल टिश्यू होगा। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया, जो रेड कलर का बनाया है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, और इसके नीचे जो पूरा टिश्यू बना है ये क्या हो जाता है, ये कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। ठीक है, ये वाला इसको और अच्छे से बना लेना आप, थोड़ा इसको अपन बनाए तो ये पूरा क्या हो गया बेटा, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक है, तो अब चीज आपके समझ में आ रही होगी कि यहां से न्यूट्रिशन, जो पोषण है, और जो ब्लड है, या फिर मैं लिख दूं ब्लड, जो थोड़ा बहुत पहुंचेगा इसकी सेल्स के आसपास, वो कहां से पहुंचेगा, कौन पहुंचाएगा बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। देखो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स बाय द कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इसके अंदर खुद ब्लड नहीं पहुंच सकता क्योंकि कोई ब्लड वेसल नहीं होती, तो इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, याद रखना, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है अपना कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं फिर अपन, मिटा रहा हूं इसको मैं। डायग्राम बना लो, एक डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद और पॉइंट्स की बात करते हैं अपन, अगला पॉइंट्स लिख लेते हैं। देखो, अब अपन बात कर लेते हैं कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या चीज है। अभी अपन ने डायग्राम बना के बेसमेंट मेम्ब्रेन को देखा था, इसको बेटा कहते हैं हिंदी में आधारी उपकला, बेसमेंट मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो देखो बेटा, ये सबसे पहले तो एसेल्यूलर होती है, कैसी होती है, असेल्यूलर या फिर अकोशिकीय होती है। इसके अंदर कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब मैंने अभी बनाया था ना, अभी आप डायग्राम देख लो अपना लास्ट वाला, जिसमें मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई थी, है ना, ये सेल्स होती हैं,
और सेल्स के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, ये क्या थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन थी। ठीक है, इसके नीचे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, इसके नीचे होगा अपना कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, और ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया। तो ये एसेल्युलर होती है। एसेल्युलर के अलावा बेटा ये याद रखना, ये नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है बेटा, नॉन लिविंग या फिर निर्जीव। ध्यान देना मेरी बात पर, कैसी होगी, एसेल्युलर होगी और नॉन लिविंग होगी। ठीक है ना, कहां प्रेजेंट होगी, अपन लिख सकते हैं, ये भी लिख लेना, प्रेजेंट बिटवीन एपिथेलियम एंड सीटी का मतलब क्या होगा बेटा, हमेशा में शॉर्ट में सीटी का मतलब क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू। प्रेजेंट ऑलवेज बिटवीन एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, हमेशा किस किस के बीच में प्रेजेंट होगी, ये एपिथेलियम के और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होगी। ये अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां पे हो जाती है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट इसके बारे में लिख सकते हैं बेटा अपन, एपिथेलियम के बारे में ना, अपना जनरल इंट्रोडक्शन किसके बारे में चल रहा है, एपिथेलियम के बारे में चल रहा है। तो इसमें अगला आप लिख सकते हैं अपन, एपिथेलियम फेसेस टुवर्ड्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट और बॉडी कैविटी। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो मेरा हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, हर पॉइंट पे से क्वेश्चन आपके पीएमटी में उठ सकता है। फालतू चीज बताऊंगा नहीं और काम की चीज छोड़ूंगा नहीं, लिख लेना ये चीज, है ना। फालतू अपन, ऐसा नहीं कि अपन बीएससी एमएससी लेवल की नॉलेज फालतू में लिए जा रहे हैं। मैंने देखा है कई सारी जो कोचिंग्स की बुकलेट वगैरह या फिर कई सारी बुक्स होती है, फालतू का ज्ञान झाड़ रखा होता है, उसमें से कुछ आता ही नहीं है। मैं काम की चीज कराऊंगा, एनसीईआरटी से बाहर भी जाऊंगा, लेकिन फालतू की जो रामायण होती है वो नहीं पढ़ाऊंगा। अपन सिर्फ भगवत गीता पे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, भगवत गीता मतलब एनसीईआरटी। एपिथेलियम फेसेस टुवर्ड्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी कैविटी। अपन कह सकते हैं कि बेटा होता क्या है, जो एपिथेलियम होगी, जो हमेशा उपकला ऊतक होगा, वो या तो बाहर के एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब ये मेरे जो चारों तरफ है उसको फेस कर रहा होगा, या बॉडी कैविटी। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ये है, ये एपिथेलियम है कि नहीं, बाहर के एनवायरनमेंट की तरफ है कि नहीं। मेरी स्किन पूरी एपिथेलियल टिश्यू है। मेरी स्किन किसकी बनी होती है बेटा, किसकी बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू। तो बताओ ये बाहर के एनवायरनमेंट को फेस कर रही है कि नहीं कर रही, अरे बाहर के वातावरण की तरफ इसका मुंह है कि नहीं, है कि नहीं बेटा। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ इसका फेस हो गया कि नहीं हो गया। तो मैंने यही तो लिखा है बेटा कि एपिथेलियम फेसेस टुवर्ड्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी कैविटी, अथवा बॉडी कैविटी। ठीक है ना, बॉडी कैविटी का मतलब, अब मैंने बोला था ये किसी ना किसी टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू और नीचे फिर बोन आ जाएंगी। ठीक है ना, और अपन यहाँ पे आए तो ये स्किन, स्किन के नीचे फेसिया, फिर मसल आ गई, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है ना, मस्कुलर टिश्यू के बाद अंदर और जाएंगे तो अपन फिर कनेक्टिव टिश्यू आएगा, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैं अगर इसको काट दूं, यहाँ से मेरे पेट को काट के अंदर वाली लेयर अपन देखें, मतलब अंदर मेरी एब्डोमिनल कैविटी है, मेरी उदर गुहा है। हमारी बॉडी में 3 कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा, उदर गुहा और पेल्विक कैविटी। ठीक है ना, हिंदी में पेल्विक ही कहते हैं। तो पेल्विक कैविटी ये कौन सी हो गई, एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी। तो मैं यहां से मेरी स्किन काटू, काट के अंदर ऐसे हाथ डाल के देखेंगे तो बेटा क्या होगा, यहां से मैंने इंसिजन दिया, पूरा काट दिया इसको, अंदर में हाथ डाल के देखूं तो क्या होगा बेटा, इस जगह पे जो चीज होगी अंदर की साइड which is facing towards the body cavity, which is facing towards the abdominal cavity is called as epithelium। वो भी क्या होगा बेटा, एपिथेलियम। मतलब अंदर जो सबसे बाहर वाली लेयर वो भी क्या है, एपिथेलियम। बाहर जो सबसे बाहर वाली लेयर वो भी क्या है, एपिथेलियम है। ये चीज आपके कानों में और दिमाग में दोनों में बिठा लीजिएगा भैया। हाँ फालतू नहीं, आइए इधर आइए,
तो हिंदी में लिख सकते हैं इसको अपन उपकला ऊतक, उपकला बाह्य वातावरण अथवा शरीर गुहा की ओर उपस्थित होती है, की ओर उपस्थित होती है। तो ये चीज आपकी क्लियर है। एपिथीलियम किसकी तरफ प्रेजेंट होगी, या तो शरीर गुहा की ओर उपस्थित होगी, ठीक है ना, या किधर प्रेजेंट होगी, बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी। ये अपना किसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन हो गया बेटा, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन हुआ है अभी। मतलब जनरल जनरल चीजें देख ली कि एक्चुअल में एपिथेलियम टिश्यू है क्या, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ा अपन ने आज अपन ने पढ़ा बेटा, देखो एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया, एनिमल टिश्यू के बारे में देख लिया कि हिस्टोलॉजी इसकी स्टडी को कहते हैं। उसके बाद अपन ने 4 टाइप के टिश्यू देखे, जिसमें सबसे पहला टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू था, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू दूसरा है, और तीसरा कौन सा है बेटा, तीसरा अपना होता है मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद चौथा आता है नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू देखा, उसका संधि विच्छेद किया, एपी प्लस थीलिया। एपी का मतलब अपन और थीलिया का मतलब ग्रोथ होता है, मतलब ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रोथ कर रहा होता है। तो जो अपना एपिथेलियम है वो कौन से टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है, हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है, मतलब नीचे कनेक्टिव टिश्यू, उसके ऊपर कौन सा होगा, एपिथेलियल टिश्यू होगा, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने चीज देखी बेटा, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है उनके बीच में कोई भी इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स या फिर आधात्री प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि उनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं होती, और स्पेस नहीं होती उसकी वजह से उसमें कोई ब्लड वेसल एंटर नहीं कर पाती, और उसके अंदर कोई ब्लड वेसल एंटर नहीं कर पा रही, उसके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं जा पा रही, मतलब उसके अंदर ब्लड सप्लाई डायरेक्ट नहीं होगी। मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको ब्लड कहां से आएगा बेटा, कनेक्टिव टिश्यू से उसको ब्लड पहुंचता है। उसके बाद अपन ने बेसमेंट मेम्ब्रेन देखी, जो बेटा एपिथेलियल टिश्यू और जो कनेक्टिव टिश्यू उनके दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन होगी उसको अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो अकोशिकीय एसेल्युलर होती है, इसके अलावा नॉन लिविंग या फिर निर्जीव होती है। उसके बाद अपन ने जो पॉइंट देखा वो है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होगा वो या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ फेस कर रहा होगा, या फिर बॉडी कैविटी के अंदर की साइड ये फेस कर रखा होगा। ये अपना जनरल इंट्रोडक्शन हो गया एपिथेलियम का। इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, मतलब उपकला ऊतक का अपन वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ये कितने प्रकार का होता है, किस किस टाइप का होता है, कौन सा कहां पर उपस्थित होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें देखेंगे अपन बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।